कौन सी टाइप्स हैं। तो इसकी हम टाइप्स पढ़ते हैं। देखो, टीईएफ, टीईएफ का मतलब क्या है? ट्रैकियो एसोफिजियल फेस्टुला, ट्रैकियो एसोफिजियल फेस्टुला। फर्ज करो ये क्या है? ट्रैकिया, ठीक है, ये क्या है जी? ट्रैकिया, ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया। मैं आपको ना बुक से भी दिखाऊंगा बाद में, फिर आपको और ज्यादा इसकी समझ आएगी। फिलहाल हम इसकी थ्योरी खत्म कर दें। तो फर्ज करो कि ये क्या है? यहाँ से ना आपकी क्या निकल रही है? एसोफेगस निकल रही है। अब जाहिरी बात है कि ट्रैकिया में क्या होती है? एयर होती है। ट्रैकिया में क्या होती है? एयर होती है। ट्रैकिया में क्या होती है? एयर होती है। जब फेस्ट्यूला होगा, जब अब नॉर्मल कनेक्शन होगा, तो एयर क्या करेगी? ट्रैकिया से किस में चली जाएगी? ओसोफेगस में चली जाएगी। और जब ओसोफेगस में जाएगी तो ओसोफेगस के आगे क्या पड़ा होता है? ओसोफेगस के क्या पड़ा होता है आगे? स्टमक। तो जाहिरी बात है स्टमक में क्या चली जाएगी? एयर चली जाएगी। वैसे भी हम सब इंसानों में हमारे स्टमक में एयर जाती है, लेकिन जो बेबी होगा उसमें ज्यादा ही कुछ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्ट्यूला है, ठीक है, उसको क्या होगा? ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्ट्यूला है जो उसका ट्रेकिया है, ट्रेकिया से एयर निकल के किस में चली जाएगी? उसकी स्टमक में चल जाएगी। ओके। अब आप कहते हैं कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ। तो उसको जरा हम समझते हैं। मैंने आपको एक कुलिया बताया था कि जब आप चेस्ट एक्सरे देखते हैं या कोई भी एक्सरे देखते हैं, तो एक्सरे पे आपको जो एयर होती है, वो हमेशा हमेशा क्या नजर आती है? ब्लैक नजर आती है। वो क्या आती है? ब्लैक नजर आती है। जो एयर होगी वो आपको क्या नजर आएगी? ब्लैक नजर आएगी। तो जब आप उस बेबी का क्या कराओगे? चेस्ट एक्सरे कराओगे। जब आप उस बेबी का चेस्ट एक्सरे कराओगे तो उसमें जो स्टमक होगी वो सारी आपको क्या नजर आएगी? ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, जो स्टमक होगी वो आपको क्या नजर आएगी? ब्लैक नजर आएगी। ब्लैक क्यों नजर आएगी? क्योंकि स्टमक में क्या है? स्टमक में और तो कुछ जा नहीं रहा, सिर्फ एयर जा रही है। तो स्टमक क्या होगी? ब्लैक नजर आएगी। तो जब चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको हर चीज ब्लैक नजर आएगी। तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसको ना ट्रेकियोएसोफेजियल क्या है? फेस्ट्यूला है। इसको क्या है? ट्रेकियोएसोफेजियल फेस्ट्यूला है। उसके बाद एक और बात यहाँ पे समझने वाली है जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है कि इसको होगा लेरिंजियोस्पाज्म। इसको क्या होगा? लेरिंजियोस्पाज्म होगा। अब लेरिंजियोस्पाज्म का मतलब क्या है? स्पाज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और लेरिंजियो का मतलब होता है लेरिंक्स, जो आपका वॉइस बॉक्स है। ओके। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, ये आप अपनी दिमागों पे लिख लें, आपके काफी ये काम आएगी। हमारी बॉडी में ना अल्लाह ताला ने हमें बड़ी प्रोटेक्शन दी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट रिफ्लेक्सेस रखी हैं। अब क्या होगा कि जब बेबी, जाहिर बात है बेबी की खुराक की नाली तो बंद है, तो बेबी क्या करेगा? बेबी जब फीड करेगा, ठीक है, बेबी क्या करेगा? जब दूध पिएगा तो जो मिल्क होगा उसके गले में अटक जाएगा, ठीक है, उसके गले में क्या हो जाएगा? चौक हो जाएगा, ठीक है। मिल्क उसके फर्ज करें उसके थ्रोट में चला जाता है, उसके गले में चला जाता है, उसके थ्रोट में चला जाता है। अब जो उसका लेरेंक्स होगा, अब अल्लाह ताला ने हमें बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन दी है। जो उसका लेरेंक्स होगा उसमें एक होगा लेरिंजियोस्पाज्म। जो लेरेंक्स होगा वो रिफ्लेक्स में जाएगा। जो उसका बेबी का दिमाग होगा वो कहेगा कि लेरेंक्स, लेरेंक्स को क्या कहेगा कि आप भाईजान क्या हो जाएं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। तो लेरेंक्स क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब लेरेंक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेरेंक्स उससे मिल्क से तो बच गया, जो मिल्क होगा वो लंग्स में नहीं गया। लेकिन क्या होगा कि जाहिरी बात है जब हम लेरेंक्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? आपकी एयर लंग तक नहीं जाएगी, जो हवा होगी वो लंग्स तक नहीं जाएगी। तो जब लेरेंक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? एयर आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। जो एयर होगी वो किस में? लंग्स में नहीं जाएगी। एयर की लंग्स में एंट्री बैन हो जाएगी। तो जब एयर लंग तक नहीं जाएगी तो क्या होगा? बेबी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। बेबी को क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। बेबी नीला पड़ जाएगा। बेबी को क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा। बेबी को क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा और बेबी नीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब बेबी ने दूध पिया, दूध उसके गले में गया। अब गले में चूंकि वो आगे तो जा नहीं रहा, तो उसका दिमाग कहेगा कि यार जो लेरेंक्स है ना, इसको मैं कंट्रैक्ट करा देता हूँ ताकि जो इसका मिल्क है ना वो लंग्स में ना चला जाए, वो एस्पायर ना कर ले, बेबी मिल्क को उसकी एस्पायरेशन ना हो जाए। तो एस्पायर से बचने के लिए जो उसका दिमाग होगा वो कहेगा कि लेरेंक्स को क्या कर देगा? लेरेंक्स के स्मूथ मसल को क्या करा देगा? कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। जब लेरेंक्स के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? हवा भी नहीं जाएगी। जब हवा भी नहीं जाएगी तो बेबी को क्या हो जाएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी बेबी पूरा क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, उसको साइनोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो दिस इज ट्रैकियोएसोफेजियल फेस्टुला। और इसमें जो लेरिंजियोस्पाज्म वाला पॉइंट था ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है और काफी लोगों को ये समझ नहीं आता। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताया। आई होप कि अब आपको ये याद रहेगा। ओके। अब हम आगे चलते हैं। और आगे है जी कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कहते हैं कि यार आपने इतनी बातें बताई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बात भी बताएं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जो आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा वो ये है, आपसे ना एक केस पूछा जाएगा, ठीक है। आपको मतलब एमसीक्यूज आपको इस तरह आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि यार बताएं कि एक बेबी है और वो अभी पैदा हुआ है, उसको मतलब जो खाता है वो फौरन वॉमिटिंग कर देता है और उसका कलर भी नीला हो गया है और उसको ये मसले हैं। लेकिन जब हमने उसमें खुराक की नाली पास की है, जब हमने उसमें इस खुराक की नाली को हम कहते हैं एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अगर आपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि आप नाक के जरिए एक नाली डालते हैं जो उसके सीधा स्टमक में जाती है, तो इसको हम कहते हैं एनजी ट्यूब। इसको हम क्या कहते हैं? एनजी ट्यूब।
सबसे अहम बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि इसमें क्या होगा, फेलियर टू पास, कि जब आप उसमें एनजी ट्यूब पास करोगे, जो अगर एसोफेजियल अट्रेजिया का मरीज होगा जिसमें एसोफेगस ही बंद है, तो क्या होगा उसमें एनजी ट्यूब फेलियर टू पास, उसमें जो एनजी ट्यूब होगी वो आगे नहीं जाएगी। जब एनजी ट्यूब नहीं जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसकी खुराक की नाली बंद है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो ये लाजमी याद रख लेना कि अगर एक बच्चा है, अगर एक छोटा बच्चा है, अब उसमें हम खुराक की नाली पास करने लगे हैं, अगर वो पास नहीं हो रही तो आप कहोगे कि यार इसको ना क्या है, एसोफिजियल अट्रेजिया, इसको क्या है, एसोफिजियल अट्रेजिया। ओके, आप कहते हैं कि यार ये हमें समझ आ गई है। उसके बाद आगे है जी आपका एच टाइप फेस्टूला, आपके आगे क्या है, एच टाइप फेस्टूला। तो एच टाइप फेस्टूला को जरा हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। इसमें इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि फर्ज करो ये क्या है, आपका ट्रैकिया, ठीक है, ये क्या है ट्रैकिया, और ये क्या है, दो ब्रोंकाई है, ठीक है, ये क्या है जी, मैंने दो ब्रोंकाई बना दी है। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि फर्ज करो यहां से एक फेस्टूला बना, मैंने कहा था कि ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान जो अबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं फेस्टूला, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फेस्टूला। और आप इसके साथ से क्या गुजर रही है, इसके साथ से क्या गुजर रही है जी, आपकी एसोफेगस खुराक की नाली। तो अगर इनके दरमियान एक अबनॉर्मल कनेक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर आप इसको पे गौर करें तो ये क्या बन रहा है, एक एच की शेप बन रही है, ठीक है, ये क्या बन रही है, एच की शेप बन रही है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं एच टाइप फेस्टूला, इसको हम क्या कहते हैं, एच टाइप फेस्टूला कहते हैं। और ये क्या होता है, ये किन में होता है, इट इज इन मतलब ये किन में होता है, इन प्योर ईए, इसमें किन में होता है, जो क्या होते हैं, प्योर ईए, ठीक है, प्योर एसोफिजियल अट्रीजिया में होता है। और इसमें हमें क्या नजर आएगा, इसमें जो चेस्ट एक्सरे होगा वो क्या नजर आएगा, इसमें जो चेस्ट एक्सरे होगा वो क्या होगा, सॉरी सॉरी, जो आपका एच टाइप फेस्टूला है इसमें क्या होगा, जो एच टाइप फेस्टूला है इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसमें एच शेप बनेगी, इसमें क्या बनेगी, एच शेप बनेगी। जो कनेक्शन होगा किसके दरमियान कनेक्शन होगा, बिटवीन ट्रैकिया एंड बिटवीन एसोफेगस, ओके। और इट इज प्योर टीईएफ, ये क्या है, मतलब ये क्या है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये क्या है, जो आपका एच टाइप फेस्टूला है ये प्योर क्या है, प्योर क्या है, ट्रेकियो एसोफिजियल फेस्टूला। कि अगर आपको कोई बंदा पूछे कि यार बताएं जो प्योर है, जो बिल्कुल प्योर चीज है, प्योर कौन सी चीज है, ट्रेकियो एसोफिजियल फेस्टूला, वो कौन सी है, दैट इज एच टाइप फेस्टूला, दैट इज एच टाइप फेस्टूला। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो ये वाली थी, ये आपने नहीं बोलनी। अगर किसी बेबी में एनजी ट्यूब नहीं जा रही तो आपका पहला शक कहाँ पे जाना चाहिए कि इसकी जो खुराक की नाली है वो बंद है, इसकी जो इसको क्या है, एसोफेजियल अट्रेजिया है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे है जी कि जो आपका होता है प्योर ईए, ठीक है, जो होता है प्योर ईए, प्योर ईए का मतलब क्या है, प्योर ईए का मतलब होता है एसोफिजियल अट्रेजिया। एसोफिजियल अट्रेजिया के जो उसकी खुराक की नाली है वो बंद है। जब उसकी खुराक की नाली बंद है, फर्ज करो हम इसको ना बना लेते हैं, देखो ये उसकी क्या है, खुराक की नाली है, और ये आगे से क्या है, बंद है, इसका अट्रेजिया। जब इसका अट्रेजिया होगा तो जाहिर बात है जब खुराक की नाली बंद बंद है तो हवा पेट तक नहीं जाएगी, जो उसकी स्टमक होगी वहां वहां तक कोई हवा भी नहीं पहुंचेगी, नो एयर। तो जब नो एयर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, जब आप उसका चेस्ट एक्सरे कराओगे, जब आप उसका चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको क्या नजर आएगा, गैसलेस एब्डोमेन। आपको क्या नजर आएगा, गैसलेस एब्डोमेन, मतलब कि आपको कोई ब्लैक पैच नजर नहीं आएगा, आपको एयर नजर नहीं आएगी पेट में। वैसे होनी चाहिए, अगर पेट में नहीं है कोई भी एयर तो आप कहोगे कि इसको क्या है, इसको एसोफिजियल अट्रेजिया है, लेकिन कौन सा, प्योर वाला, कौन सा जी, प्योर वाला। ओके, हम आगे चलते हैं। बल्कि यहाँ पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। डॉक्टर खिजर पूछ रहे हैं जी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। डॉक्टर खिजर इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, हम फौरन सर्जरी करते हैं और जो उसका जो एसोफेगस होता है उसको हम करेक्ट करते हैं। लेकिन मोस्टली ये बच्चे बचते नहीं है, मर जाते हैं, लेकिन हम इसको सर्जरी करके ट्रीट करते हैं। जी बताएं जरा, शाबाश, जल्दी से बताएं कि आपको ये समझ आ रही है, कोई ऊपर से बातें तो नहीं गुजर रही। आज पहला पहला दिन है, अभी आप लोगों का भी अभी इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ जेआईटी की तरफ, तो इंशाल्लाह हम आगे इसको ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया, ओके जी, सबको समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ रही है तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो समझ आ गया हमें। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर कोई बेबी है, मतलब अगर कोई बेबी है और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, अगर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि उसमें जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो उसमें आंते हैं इंटेस्टाइन, वही क्या हो गई है, इंटेस्टाइन। अगर उसमें क्या है, इंटेस्टाइनल अट्रेजिया है, अगर एक बेबी है और उसकी जो इंटेस्टाइन है उसका अट्रेजिया है, अट्रेजिया, अट्रेजिया का मतलब क्या आता है, ब्लॉकेज। अट्रेजिया का मतलब क्या आता है जी, ब्लॉकेज। तो उसमें जो इंटेस्टाइन है वो क्या है, फुल ब्लॉक हो चुकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल अट्रेजिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कभी भी नहीं भूलनी और इसको लाजमी हाईलाइट कर लेना, कि जो इंटेस्टाइनल अट्रेजिया का मरीज होगा, जो इंटेस्टाइनल अट्रेजिया का मरीज होगा वो आपके सामने आएगा 1 और 2 दिन के बाद, ठीक है, 1 या 2 दिन में आपके पास वो सामने लाया जाएगा। दोबारा सुने,
वन टू टू डे ऑफ लाइफ, जो बेबी होगा इंटेस्टाइनल ट्रेजिया का, उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होगी? 1 से 2 दिन होगी। 1 से 2 दिन होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने आपको आपसे ये दोबारा पूछना है और फिर आपको ये भूली होनी है। ठीक है, तो 1 से 2 दिन के बाद जो मरीज होगा आपके सामने लाया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो बेबी होगा उसमें क्या होगी? बिलियस वॉमिटिंग होगी। उसमें क्या होगी? बिलियस वॉमिटिंग होगी। अब बिलियस वॉमिटिंग एक पूरी डिबेट है, इसको हम जरा पढ़ेंगे बाद में, जब हम फिजियोलॉजी करेंगे मैं आपको इसको प्रॉपर समझाऊंगा कि अगर अगर आप किसी बंदे की वॉमिटिंग देखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये बिलियस वॉमिटिंग है या ये नॉन बिलियस वॉमिटिंग है। तो पहले हम इसकी बेस बनाते हैं, फिर हम इसको आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो बिलियस वॉमिटिंग होती है, ऐसी वॉमिटिंग जो कि नीचे से, स्टमक के नीचे से आ रही होती है, मतलब ड्यूडिनम से आ रही होती है, जूजिनम से आ रही होती है, या नीचे से आ रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बिलियस वॉमिटिंग। और बिलियस वॉमिटिंग कहां से आती है? लोअर देन स्टमक, लोअर देन स्टमक। जाहिर बात है कि जो बाइल है वो किस में होता है? ड्यूडिनम में होता है। तो ड्यूडिनम से नीचे नीचे जहां से वॉमिटिंग आ रही होती है उसको हम कहते हैं बिलियस वॉमिटिंग। तो लोअर देन स्टमक, स्टमक के नीचे से अगर वॉमिटिंग आ रही है तो इसको हम कहते हैं बिलियस वॉमिटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? बिलियस वॉमिटिंग कहते हैं। और एक तो इसका जो कलर होगा वो ग्रीनिश सा होगा, ठीक है, इसका जो कलर होगा वो ग्रीनिश सा होगा। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। डॉक्टर मिराज मैं आपको बताऊंगा इसमें ना जो मरीज होगा जब वो उल्टी करता है ना, तो अगर उसका प्रोजेक्टाइल बन रहा है, मतलब जब वो उल्टी करता है तो अगर वो जो वॉमिटिंग वो थोड़ी दूर जाके गिरती है, हम ना इसको सीखेंगे, फिलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो लोअर देन स्टमक, अगर स्टमक के नीचे से वॉमिटिंग आ रही है तो उसको हम कहते हैं बिलियस वॉमिटिंग। मतलब कि उसमें क्या होगा? बाइल होगा। उसमें क्या होगा? बाइल होगा। इसका जो कलर होगा वो भी और तरह का होगा, ग्रीनिश सा कलर होगा। और दूसरे नंबर पे होती है नॉन बिलियस वॉमिटिंग। जो नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है वो कहाँ से आ रही होती है? स्टमक से। वो हमेशा स्टमक से आ रही होती है, ठीक है, वो मैदे से आ रही होती है। तो अगर स्टमक का कंटेंट बाहर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं नॉन बिलियस वॉमिटिंग। और अगर ड्यूडनम या उससे नीचे वाला कंटेंट बाहर आ रहा होता है और उसमें बाइल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बिलियस वॉमिटिंग। इसको हम क्या कहते हैं जी? बिलियस वॉमिटिंग। अब जो नॉन बिलियस वोमिटिंग वोमिटिंग है, अब आज हमने क्या पढ़ना है? बिलियस वोमिटिंग। आज हमने क्या पढ़ना है? बिलियस वोमिटिंग। बिलियस वोमिटिंग में फिलहाल आप इतनी बात याद रखिए कि इसमें क्या होगा? बाइल होगा। इसमें क्या होगा? बाइल होगा। और ये क्या होगा? इट विल बी लोअर देन स्टमक, ये स्टमक के नीचे से आ रहा होगा, मतलब ड्यूडिनम से, जूजिनम से आ रहा होगा। ओके, तो जो बेबी होगा वो उल्टियां कर रहा होगा, बिलियस उल्टियां कर रहा होगा। और उसका जो अबडोमिन होगा वो डिस्टेंडेड होगा। अबडोमिन जो होगा, उसका जो पेट होगा वो फूला होगा। अबडोमिन क्या होगा? डिस्टेंडेड होगा। जो उसका अबडोमिन होगा वो फूला हुआ होगा। और उसमें उसको उल्टियां आ रही होंगी और उसको क्या होगा? उसको उसके बुरे हालात होंगे। ओके, अब सबसे पहले आता है इसमें ड्यूडिनल एट्रेजिया। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? ड्यूडिनल एट्रेजिया। कि अगर उसका जो ड्यूडिनम है, अगर उसका जो ड्यूडिनम है वो ब्लॉक है, अगर उसका जो ड्यूडिनम है वो ब्लॉक है तो इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल एट्रेजिया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो पहली लाइन में उसने लिखी हुई है कि इट इज फेलियर टू रीकैनालाइज, इट इज फेलियर टू रीकैनालाइज ऑफ ड्यूडिनम। कि अगर जो ड्यूडिनम है हमारी वो रीकैनालाइज ना हो तो क्या होगा? कि जो ड्यूडिनम होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? ड्यूडिनल अट्रेजिया। ओके, अब फर्ज करो कि ये क्या है? ड्यूडिनम है। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी पूरी इंटेस्टाइन बनती हैं तो ये अंदर से ना बंद होती हैं, ठीक है, ये अंदर से क्या होती है? क्लोज होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है। और ये क्या होती है? अंदर से ना सारी क्या होती है? ब्लॉक होती हैं। लेकिन जैसे हम डेवलप होते हैं तो क्या होता है? इनकी इनकी कैनलाइजेशन होती है। इनके अंदर जो ल्यूमन होता है वो बनता है, इनके अंदर खाली जगह बन जाती है, इसको हम कहते हैं रीकैनलाइजेशन। तो अगर क्या हो, किसी बेबी की किस्मत खराब है तो उसमें रीकैनलाइजेशन ना हो, उसका जो ल्यूमन है वो ना बने, तो क्या होगा? उसको ड्यूडिनल अट्रेजिया हो जाएगा। उसका जो ड्यूडिनम होगा वो ब्लॉक होगा, ठीक है, उसका जो ड्यूडिनम होगा वो क्या होगा? ब्लॉक होगा। और ये कब होता है? ये होता है 8 to 10 वीक। अगर आप लिखना चाहते हैं, आपकी बुक पे ये नहीं लिखा हुआ, जब मतलब जो रीकैनलाइजेशन है वो कब होती है? जब हम कब थे? जब 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो तब क्या होती है? ड्यूडिनम की रीकैनलाइजेशन होती है। ओके, जो सबसे अहम बात है और जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है। इसमें हमें एक साइन मिलता है जिसको हम कहते हैं डबल बबल साइन। जिसको हम क्या कहते हैं? डबल बबल साइन, डबल बबल साइन। अच्छा, एक बात ना अपने जेनों पे मतलब रट लें उसको। जब हम एक्सरे कराते हैं स्टमक का तो हमें सिंगल बबल साइन मिलता है। हम जितने भी सारे बंदे हैं सब में हमारे स्टमक में एयर प्रेजेंट है। और जो सिंगल बबल साइन है वो नॉर्मल है। मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ फिर आपको इसकी समझ आएगी। जो सिंगल बबल साइन है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर एक बेबी है और उसमें हमें दो बबल नजर आ रहे हैं, दो ब्लैक पैचेस नजर आ रहे हैं एक्सरे पे, तो उसको हमें समझ आ जाएगी कि यार इसको ना ड्यूडिनल अट्रेजिया है। इसको क्या है? ड्यूडिनल अट्रेजिया। ओके, अब आप कहते हैं कि यार ये कैसे होगा, मतलब हमें डबल बबल साइन क्यों नजर आ रहा है? तो इसको जरा हम देखते हैं। देखो, पर जो ड्यूडिनम है वो ब्लॉक है। जो ड्यूडिनम है वो क्या है? ब्लॉक है। जाहिर बात है कि ड्यूडिनम क्या है? बांधा, उसका ट्रेजिया। तो जब ड्यूडिनम ब्लॉक होगी तो ड्यूडिनम ब्लॉक के साथ क्या होगा? अब देखो, आप सारे जब सांस लोगे तो हवा किस में जाएगी? स्टमक में जाएगी, उसके बाद ड्यूडिनम में जाती है। लेकिन जो ड्यूडिनम है वो तो ब्लॉक है।
तो जो स्टमक होगी वो क्या होगी, जो स्टमक होगी वो स्टमक क्या होगी, डायलेटेड होगी। स्टमक क्या होगी, डायलेटेड होगी, मतलब कि स्टमक में जो सारी हवा होगी वो स्टमक तक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो जो स्टमक होगी वो डायलेटेड करेगी। जब स्टमक में सारी हवा भर जाएगी तो क्या होगा, जब स्टमक में सारी हवा भर जाएगी तो हमें एक बबल साइन मिलेगा। बबल साइन का मतलब है कि हमें ब्लैक पैच मिलेगा। एक बबल साइन मिलेगा, तो एक हो गया स्टमक वाला। अब आप कहते हैं कि दूसरा कहां से आता है, तो देखो, अगर आप गौर करें तो फर्ज करो ये क्या है, ड्यूडेनम है, ठीक है, ये मैंने एक ड्यूडेनम बनाया है। तो फर्ज करो कि जो उसका डिस्टल ड्यूडेनम है वो बंद है आगे से, जो डिस्टल ड्यूडेनम है वो बंद है। स्टमक में बहुत ज्यादा एयर भर चुकी है, तो स्टमक से क्या होगी, एयर आएगी आएगी आएगी, और जो प्रोक्सिमल ड्यूडेनम होगा वो भी क्या कर जाएगा, वो भी एयर से भर जाएगा। वो भी क्या होगा, एयर से भर जाएगा। जो प्रोक्सिमल ड्यूडेनम होगा वो एयर से भर जाएगा, क्योंकि जो डिस्टल है वो ब्लॉक है, आगे एयर जा नहीं पा रही। तो जो प्रोक्सिमल होगा, जो प्रोक्सिमल ड्यूडेनम होगा, जो प्रोक्सिमल ड्यूडेनम होगा वो क्या, वो भी क्या होगा, वो भी आपका होगा डिस्टेंडेड, वो भी क्या होगा, स्वेल हुआ होगा। जब वही वो भी स्वेल हुआ होगा तो हमें एक बबल तो ये मिल गया, ठीक है, वन बबल ये हो गया। एक बबल कौन सा था, स्टमक वाला, और एक बबल कौन सा होगा हमें, प्रोक्सिमल ड्यूडनम वाला। तो क्या हो गया, डबल बबल साइन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो आपका ड्यूडनल एट्रेजिया, इसमें आपको डबल बबल साइन मिलता है। और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, इसकी एसोसिएशन है डाउन सिंड्रोम के साथ। अब आप कहते हैं कि यार हमें और भी बहुत ज्यादा काम है जिंदगी में, हम ये थोड़ी याद करेंगे कि कौन सा डबल है और कौन सा ट्रिपल है। तो ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको अभी ये याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। देखो, अगर आप गौर करें तो जो ड्यूडिनल अट्रेजिया है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। तो डी से क्या, डी से क्या हम कह सकते हैं, दो, उर्दू में हम कहते हैं ना दो, टू, ठीक है। तो जो इसमें हमें बबल कितने मिलेंगे, दो बबल मिलेंगे, मतलब कि डबल बबल साइन मिलेगा। आप कहते हैं कि यार चलो ये तो याद हो गया, लेकिन अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। डी से, ये जो ड्यूडिनल अट्रेजिया डी से स्टार्ट हो रहा है, डबल बबल साइन भी डी से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका डाउन सिंड्रोम है वो भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने सिर्फ डी लफज याद रखना है, डी से ड्यूडनल अट्रेजिया, डी से डबल बबल साइन, और डी से डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम के मरीज होंगे उनमें हमें क्या मिलेगा, ड्यूडनल अट्रेजिया मिलेगा, और उसमें क्या मिलेगा, जब हम उसका एक्सरे कराएंगे तो क्या मिलेगा, डबल बबल साइन मिलेगा। अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपकी इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इसमें जो पॉलीहाइड्रोमनियस होगा जी, इसमें पॉलीहाइड्रोमनियस होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो स्टमक है वो तो मतलब काम कर रही है ना। तो जो स्टमक होगी वो काफी ज्यादा amniotic फ्लूइड को कर देगी, और उसके अलावा जो उसका amniotic फ्लूइड होगा वो उसके लंग्स में भी जाएगा काफी ज्यादा। ओके, हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार जो ड्यूडिनल अट्रेजिया, इसमें तो ड्यूडिनम ब्लॉक होगी, लेकिन जो आपकी दूसरी आती है जिसमें जूजिनम और इलियम आती है। तो जो आपका होता है जूजिनल और इलियम अट्रेजिया, ये कैसे होता है, जूजिनम और जो इलियम है इसका अट्रेजिया कैसे होता है। तो जूजिनल और इलियम अट्रेजिया क्या होता है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। इट इज डिसरप्शन ऑफ मेसेंटेरिक वेसल्स। ओके, अब इसको जरा समझना गौर से। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका पिछला कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, मतलब आप माशाल्लाह पाइनियर मेडिकोज हो, तो आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है चीजों की। ठीक है, अब फर्ज करो एक मेल है, एक छोटा बच्चा है, और उसकी जो मिजेंटेरिक वेसल्स हैं, वो क्या है, वो डिसरप्ट हो चुकी हैं। वो क्या है जी, वो डिसरप्ट हो चुकी हैं। तो जाहिर बात है कि जो उसकी सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, हमने इसको पढ़ना है, कल या परसों पढ़ेंगे एनाटॉमी में। आज तो एम्ब्रियोलॉजी है ना, और थोड़ी सी ये बोर्ड सी भी है, तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। तो जो मेसेंटेरिक वेसल है, अगर ये क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको ब्लड कम पहुंचेगा। जाहिर बात है, जब ब्लड कम पहुंचेगा तो क्या होगा, एस्कीमिया हो जाएगा। एस्कीमिया हो जाएगा। जब एस्कीमिया होगा तो क्या होगा, तो जो सेगमेंट होगा, फर्ज करो जिस सेगमेंट की खराब हुई है, जिस सेगमेंट की जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो खराब होगी, तो उसको क्या हो जाएगा, सेगमेंटल रिजॉर्प्शन। कि जो इंटेस्टाइन का वो वाला सेगमेंट जहां पे ब्लड सप्लाई खराब हुई है उसकी क्या हो जाएगी, सेगमेंटल रिजॉर्प्शन हो जाएगी। मतलब कि वो वाला जो इंटेस्टाइन का सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। जब वो डीजनरेट होगा तो क्या होगा, वो मिसिंग होगा। तो इसको और जब वो मतलब डीजनरेट होगा तो एक तो उसका एट्रेजिया हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब यहाँ से फर्ज करो उसका स्कीमिया हुआ, तो यहाँ से वो डीजनरेट हुआ और यहाँ से वो बंद हो गया। मतलब यहाँ से वो क्या हो गया, उसका एट्रेजिया हो गया। तो अट्रेजिया तो हो गया। अब सर मुझे आप बता सकते हैं कि अगर एक फीमेल है और वो स्मोकिंग करती है, या एक फीमेल है वो निकोटीन यूज करती है, तो क्या उसके बेबी में जूजिनल और इलियम अट्रेजिया हो सकता है या नहीं हो सकता जी। डॉक्टर मिराज, डॉक्टर जरा शाबाश, सारे बताएं मुझे। और अगर सारे कह रहे हैं यस होगी जी, जो पहले से पढ़ते रहे हैं वो कह रहे हैं होगी, और जो पहले नहीं पढ़ते रहे वो कह रहे हैं नहीं होगी।
तो जो कह रहे हैं होगी, जरा मुझे वो रीजन बता दें। जी डॉक्टर आयशा एक्सीलेंट, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम में भी होता है, अल्कोहल फीटल सिंड्रोम में भी होता है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों होगा, मतलब इसको क्यों होगा। अगर एक माँ है वो स्मोकिंग करती है, एक माँ है वो अल्कोहल यूज करती है, एक माँ है वो अपना कोकेन यूज करती है, तो उसके बेबी को ये क्यों होगा। जी सारे जो सारे लावे हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो सारे सही बता रहे हैं कि जो जब फर्ज करो जब फीमेल क्या करेगी, स्मोकिंग करेगी। जो स्मोकिंग होती है, जो सिगरेट का धुआं होता है, इसमें क्या होती है, इसमें एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और क्या होती है, निकोटीन होती है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दे आर वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, दे आर वेजो कंस्ट्रिक्टर्स। तो जाहिर बात है जब वो स्मोकिंग करेगी, तो अगर स्मोकिंग का कुछ ना कुछ असर उसके बेबी तक पहुंचता है, तो बेबी में जब ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स आएंगे तो क्या होगा, जो उसकी मेजेंटेरिक वेसल्स है वो भी वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो मेजेंटेरिक वेसल्स भी वेजो कंस्ट्रिक्ट होंगी, तो क्या होगा, उसकी जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लड कम मिलेगा। जब इंटेस्टाइन को ब्लड कम मिलेगा तो क्या होगा, उसकी जो सेगमेंटल रिजॉर्प्शन हो जाएगी और उसको क्या हो जाएगा, उसको जूजिनल, उसको क्या हो जाएगा, जूजिनल एंड इलियम एट्रेजिया, जूजिनल एंड इलियम एट्रेजिया हो जाएगा। तो ये बहुत अहम बात थी, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो। देखो, जो कोकेन है, जो स्मोकिंग है और जो अल्कोहल है, ये सारे के सारे क्या है, दे आर ऑल आर ट्रेटोजेंस, ये सारे ट्रेटोजेंस हैं। और जो स्मोकिंग और कोकेन है, ये क्या कॉज कराती है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराती है, जिससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, जोजनल और ये जो इलियल में उसका क्या हो जाएगा, अट्रेजिया हो जाएगा। ओके, अब आप कहते हैं कि जब हम इसका एक्सरे कराएंगे तो तब हमें क्या नजर आएगा। तो जो जब हम इसका एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे पे हमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी। एक्सरे शोज डायलेटेड लूप्स ऑफ स्मॉल विद एयर फिल्ड लेवल्स। देखिए, इसमें हमें क्या मिलेगा, डायलेटेड लूप्स मिलेंगे, डायलेटेड लूप्स मिलेंगे, डायलेटेड लूप्स ऑफ स्मॉल विद एयर फील्ड। ठीक है, स्मॉल डायलेटेड लूप्स विद स्मॉल एयर फील्ड। ठीक है, विद स्मॉल एयर फील्ड। देखिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ। जब इसमें हमें क्या मिलेंगे, इसमें हमें डिफरेंट लूप्स मिलेंगे जो कि जिनकी क्या हुई होगी, डायलेशन हुई होगी, जाहिर बात है उनका एट्रेजिया हुआ पड़ा है। देखिए, फर्ज करें ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन आगे से बंद है, पीछे से जो फूड आ रहा है वो क्या कर देगा, वो इंटेस्टाइन की डिफरेंट लूप्स में डायलेशन कर देगा। तो एक्सरे में हमें क्या मिलेंगी, डायलेशन ऑफ डिफरेंट लूप्स। ठीक है, डायलेटेड लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद एयर फील्ड लेवल्स। उसमें हमें एयर भी मिलेगी और क्या मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल लूप्स मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल क्या मिलेंगे, लूप्स मिलेंगे। ओके, अब आप कहते हैं कि यार ये तो हमें समझ आ गया है, तो अब आगे चलते हैं। अब तो मुझे सर शाबाश, पहले तो ये बताएं कि आपको ये जूजिनम और इलियम एट्रेजिया समझ आया या ऊपर से गुजर गई है बातें, जल्दी बताएं। बहुत आसान है, मैं इसको आराम आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज अभी पहला पहला दिन है, तो क्या ये अब इसको हम ज्यादा डिटेल में लेके जाएं। ठीक है, तो पहला दिन अपनी जरा बेस शेस बनाएं, अपना माइंड लेके आए इसकी तरफ, तो फिर हम आते हैं। जी डॉक्टर अक्सा पूछ रही हैं ट्रिपल बबल साइन समझा दें। जो ट्रिपल बबल साइन है, फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो ट्रिपल बबल साइन होता है, ट्रिपल बबल साइन, जो ट्रिपल बबल साइन होता है, ये किस में हमें मिलता है, ये मिलता है जूजिनम एट्रेजिया में। ठीक है, जूजिनल एट्रेजिया, जूजिनल एट्रेजिया में। अब देखो, जो ट्रिपल बबल साइन है वो अगर जूजिनम हमारा जो जूजिनम है वो ब्लॉक हो गया, जो जूजिनम है वो ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, अगर जूजिनम है वो ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, एक तो स्टमक में हमें एक साइन मिलेगा, एक ड्यूडनम में साइन मिलेगा और एक आगे करके साइन मिलेगा। इसको हमने आगे पढ़ना है, कल हमारा इसी पे ट्रिपल साइन हमने पढ़ना है इसको, इसलिए मैंने इधर नहीं था बताया। फिलहाल आप यही याद रखें कि अगर जूजिनम अगर क्या है, जूजिनल का मसला है, मतलब कि जूजिनम का मसला है, तो उसमें क्या हमें मिलेगा, उसमें मिलेगा जी ट्रिपल बबल साइन। बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं। अब आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और ये खत्म क्यों हो गया। ओके, हम नया क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे चलते हैं। और आगे है जी हमारा कि हमें ये तो बात समझ आ गई है, अब हम एक बहुत आसान सी डिजीज है और उसको हम समझते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। फिब्रोसिस कैसे एसोसिएटेड। देखें डॉक्टर बेजाद, जाहिर सी बात है जब उसमें क्या होगी, उसका ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, फिब्रोसिस होगी। फिर इन्फ्लेमेशन होगी तो एंड पे जब फिब्रोसिस हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पे स्कार बन जाएगा। जब स्कार बनेगा तो क्या होगा, उसको एट्रेजिया हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं। अब आगे हम आखिरी डिजीज पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा पढ़ लिया ना तो फिर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो आज हम थोड़ा ही पढ़ते हैं, कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम दूसरी आगे डिजीज है, डेट इज हाइपरट्रॉफिक, डेट इज हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, पाइलोरिक स्टीनोसिस, पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। देखो, हम एक डायग्राम देखते हैं, कहाँ गई हमारी डायग्राम, ये आ गई है। देखो,
जो स्टमक होता है, स्टमक के दो मतलब दो पाइलोरस होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और एक को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जो नीचे वाला स्टमक का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं पाइलोरस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। अब फर्ज करो एक बेबी है, ठीक है, एक बेबी है, और उसको क्या है, उसकी जो स्टमक का नीचे वाला हिस्सा है, जो उसकी स्टमक और ड्यूोडेनम के दरमियान जो हिस्सा है, मतलब कि जो उसका पाइलोरस है, उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, उसका हाइपरप्लेजिया हो गया, उसका क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया, या उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो उसको क्या आ जाएगा, उसका जो पाइलोरिक, उसकी क्या आ जाएगी, मतलब जो पाइलोरिक ओपनिंग है, जो ये वाली ओपनिंग है जहां से फूड ने आगे ड्यूोडेनम में जाना था, वो क्या हो जाएगी, स्टीनोज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, तंग हो जाएगी, इसको हम कहते हैं स्टीनोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, स्टीनोसिस। तो जो उसकी ओपनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस हो जाएगी, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। ओके। अब आप कहते हैं कि इट इज मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो 1 महीने के बच्चे होते हैं, उनमें ये क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक आउटलेट, इट इज मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक आउटलेट अबनॉर्मेलिटी। अबनॉर्मेलिटी, जो गैस्ट्रिक आउटलेट की अबनॉर्मेलिटी है, उनमें क्या है, ये मोस्ट कॉमन है। मतलब कि 600 बच्चों में से, 600 बच्चों में से एक बच्चे को ये क्या आता है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस। अब आप कहते हैं कि यार इसमें हमें नजर क्या आएगा, मतलब कि इसमें जो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, देखो इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी मजे की है। जो मरीज होगा, जो मरीज होगा वो आपके सामने लाया जाएगा, और जब आप उसको अपनी आंखों से देखोगे तो इसमें क्या होंगे, हमें विजिबल पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, विजिबल पेरिस्टाल्टिक पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। देखो चूंकि उसका जो पाइलोरस है वो इतना सख्त हो गया है कि उसकी बॉडी फुल जोर लगा रही है कि जो फूड है वो आगे जाए, फूड है वो आगे जाए। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, विजिबल पैरास्टाल्टिक मूवमेंट मिलेगी, विजिबल पैरास्टाल्टिक मूवमेंट मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो पैरास्टालसिस है वो बहुत जोरों शोर से चल रही है, वो बहुत जोरों शोर से चल रही है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, विजिबल पैरास्टाल्टिक मूवमेंट मिलेगी। और क्या मिलेगा, एक पैल्पेबल, पैल्पेबल, जब हम उसके पेट को करेंगे, पल्पेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ऑलिव लाइक मैस, ऑलिव लाइक मैस। जिस तरह ऑलिव होता है, ऑलिव की शक्ल का एक हमें क्या पल्पेट होगा, मैस पल्पेट होगा। इन एपीगैस्ट्रिक रीजन, जो उसका एपीगैस्ट्रिक रीजन होता है, उसमें हमें क्या नजर आएगा, एक ऑलिव, ऑलिव लाइक मैस। तो एपीगैस्ट्रिक रीजन में हमें क्या नजर आएगा, हमें ऑलिव लाइक मैस नजर आएगा। तो ये दूसरी बात है। उसके बाद और है, उसमें क्या होगा, नॉन नॉन बिलियस, ठीक है, उसमें क्या होगा, नॉन बिलियस, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। उसमें क्या होगा, नॉन बिलियस, मतलब कि उसकी जाहिर बात है कि उसकी स्टमक से आगे खाना नहीं जा रहा, तो स्टमक से वापस खाना आएगा, तो जो उसकी वॉमिटिंग होगी उसमें बाइल एसिड नहीं होगा। तो नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हमें मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मिलेगी। ओके। उसके बाद लेकिन ये हमें कब मिलती है, इट इज एट 2 to 6 वीक ओल्ड। ये कब मिलती है, 2 से 6 हफ्तों के बाद, 2 to 6 वीक्स। मतलब कि बेबी कितने देर का हो जाएगा, 2 से 6 हफ्तों का हो जाएगा। मोर कॉमन इन फर्स्ट बोर्न मेल्स, मतलब जो पहले पहले लड़का अगर पैदा होगा तो उनमें ये मोर कॉमन है। इट इज मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट बोर्न मेल्स, कि जो मतलब फर्ज करो एक लेडी है, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, तो जो उसमें पहला मेल होगा उसमें ये मोस्ट कॉमन होता है, फर्स्ट बोर्न मेल, ठीक है, फर्स्ट बोर्न मेल, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पलेठी का बच्चा जी ये, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट बोर्न मेल, फर्स्ट बोर्न मेल में होगा। एंड इट इज एसोसिएटेड टू एक्सपोजर ऑफ मैक्रोलाइड। ये सबसे अहम बात है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो मदर है वो क्या यूज करती है, मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं, मैक्रोलाइड में आती है आपकी अजिथ्रोमाइसिन आती है, क्लिथ्रोमाइसिन आती है, एरिथ्रोमाइसिन आती है, जितनी भी माइसिन वाली ड्रग्स हैं, दे आर ऑल मैक्रोलाइड्स। तो अगर जो फीमेल है वो मैक्रोलाइड यूज करती रही है, तो उसके बेबी को क्या हो सकता है, उसके बेबी को क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। उसके बेबी को क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो इसलिए आपने जो मैक्रोलाइड्स हैं इनको प्रेगनेंसी में नहीं देना, इनको आपने प्रेगनेंसी में नहीं देना। अगर आप प्रेगनेंसी में दोगे तो जो बेबी होगा उसको क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस हो जाएगा। ओके। अब इस आप यहाँ पे ना गौर करना है, आपने बहुत अच्छा गौर करना है, फिर आपको ये समझ आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसमें क्या होगा, ये जो जब वो वॉमिटिंग करेगा, जब बेबी होगा वो बहुत ज्यादा उल्टियां करेगा। जब वो उल्टियां करेगा तो क्या होगा, उसकी जो बॉडी में फ्लूइड होगा वो लॉस होगा। जब उसकी बॉडी में फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, सबसे सबसे पहले हम एक से स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये नॉन बिलियस वॉमिटिंग है, उसके स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है। अब वो उल्टियां पे उल्टियां कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है उसको। तो जो HCl होगा, HCl लॉस हो जाएगा, ठीक है, HCl लॉस होगा। तो मुझे शाहबाज पहले तो आप ये बताएं
कि अगर हम किसी पर्सन के बॉडी से एसिड को रिमूव कर दें तो उसको क्या हो जाएगा, उसको अल्कलोसिस होगी या एसिडोसिस होगी, उसकी पीएच हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी? जी सारे सही बता रहे हैं कि जब हम एसिड को लॉस करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसको अल्कलोसिस हो जाएगी, उसको क्या होगी, अल्कलोसिस। और ऐसी अल्कलोसिस जो कि रेस्पिरेशन के अलावा, मतलब कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई अमल दखल नहीं है, ऐसी अल्कलोसिस जो कि रेस्पिरेशन के अलावा हो, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इसको क्या होगी, इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उल्टियां बहुत ज्यादा कर रहा है, पहली बात। ओके। जब इसमें हाइड्रोक्लोराइड जाया हो रहा है, मतलब कि जो क्लोरीन है वो जाया हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, हाइपोक्लोरीमिया। जो इसका ब्लड होगा उसमें क्लोरीन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जाया हो रहा है और जो क्लोरीन है वो बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, उसको हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा। उसके बाद और उसको क्या होगा, उसको हाइपोकलीमिया होगा। उसको क्या होगा, हाइपोकलीमिया। अब ये मुझे कोई बंदा समझा सकता है कि इसको हाइपोकलीमिया क्यों होगा? जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर निमरा और बाकी सारे जितने भी लावे हैं, मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि इसको हाइपोकलीमिया क्यों हो रहा है। कोई एनीवन समझा सकता है? एचसीएल रिलीज की वजह से, एचसीएल रिलीज की वजह से नहीं, हाइपोकलीमिया क्यों हो रहा है? नहीं, सिंपैथिक सिस्टम का कोई नहीं है। लॉस ऑफ पोटाशियम, वो तो मुझे भी पता है कि हाइपोकलीमिया तो लॉस ऑफ पोटाशियम तो हो रहा है, लेकिन मुझे बताएं कि हाइपोकलीमिया क्यों हो गया है? नहीं समझ आ रही? चले मैं आपको बताता हूँ, देखो गौर करो। बिकॉज ऑफ अल्कलोसिस। जी डॉक्टर जोहा आप थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच गए आंसर के। जी डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट, एल्डोस्टेरोन इसका आंसर है, लेकिन इसको हम समझते हैं कैसे होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। जब एक मरीज है वो वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग करता है, तो आपने अगर प्रैक्टिस किया तो आपके पास अक्सर ना मरीज आते होंगे डायरिया और वॉमिटिंग के, कि वो कहेंगे डॉक्टर साहब सुबह से जो डायरिया है और सुबह से वॉमिटिंग है। तो आप जब उनका बीपी चेक करोगे, उनका बीपी हमेशा आपको लो मिलेगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाती हैं। उनका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लॉस हो रहा है, मतलब जाहिर बात है उनमें सोडियम लॉस हो रहा है, हर चीज का लॉस हो रहा है, तो बीपी उनका हो जाएगा कम। जब उनका बीपी होगा कम तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? जब बीपी कम होगा तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? जी जब बीपी एक्टिवेट कम होगा तो क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जो रास सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो रास सिस्टम हमने पीछे पढ़ा था उसमें रीनल सिस्टम में, कि रास सिस्टम क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, बीपी को दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, जो एल्डोस्टेरोन होगा सोडियम को ये अब्जॉर्ब कर लेगा, सोडियम को ये क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये पोटाशियम को कहेगा कि भाईजान आप जाएं गटर में, ठीक है, आप मेरी तरफ से जाएं गटर में। तो पोटाशियम को ये क्या करा देगा, एक्सक्रीट करा देगा। पोटाशियम को ये क्या करा देगा, एक्सक्रीट करा देगा। तो अब समझ आइए कि इसमें हमें हाइपोकलीमिया क्यों होता है। एक रीजन ये है, ये मुकम्मल रीजन नहीं है। एक रीजन ये है कि क्योंकि इसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन हो जाती है। जो पोटाशियम होता है वो बाहर जाना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हाइपोक्लीमिया क्यों हो रहा है, एक तो हम रीजन लिख ली कि यार इसमें ना जो एल्डो है वो ज्यादा हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन क्या करा देता है, पोटाशियम को बाहर फेंक देता है, पोटाशियम को गटर में फेंक देता है। ओके। दूसरा रीजन, दूसरा जो जब जब वो बंदा है, जो जो भी वो बंदा है, जब वो वॉमिटिंग करेगा, जब वो उल्टियां करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा। तो कुछ ना कुछ जो पोटाशियम है वो उसकी वॉमिटिंग में भी जा रहा है। पोटाशियम लॉस इन वॉमिटिंग, पोटाशियम लॉस इन वॉमिटिंग, उसकी उल्टियों में भी क्या हो रहा है, पोटाशियम लॉस हो रहा है। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जब आपकी किडनी, जब आपको पता है कि जो पेशेंट है उसको क्या हो गया, उसको अल्कलोसिस है, उसको क्या है, अल्कलोसिस है। तो मुझे जरा सोच के आपने बताना है कि अगर पेशेंट को अल्कलोसिस है, अगर पेशेंट को अल्कलोसिस है, तो उसकी जो किडनी होगी वो हाइड्रोजन को लूज करेगी या गेन करेगी? मतलब जो उसकी किडनी होगी वो कोशिश क्या करेगी, कि हाइड्रोजन को गेन करेगी या लूज करेगी? जी तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि जो वो क्या करेगी, जो हाइड्रोजन को वो गेन करेगी, ताकि उसकी जो पीएच है वो दोबारा वापस की तरफ आए। देखें दोबारा समझे ना, उसको है अल्कलोसिस, मतलब कि उसकी पीएच क्या है, ज्यादा है, उसकी पीएच क्या है, ज्यादा है। अब उसकी बॉडी ये कोशिश करेगी कि यार मैं ना एसिड को बढ़ाऊं अपनी बॉडी में, ताकि जो पीएच है वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आए, दोबारा से नॉर्मल की तरफ आए। तो जो उसकी किडनी होगी वो क्या करेंगी, कोशिश करेंगी रिटेन करने की। किसको रिटेन करेंगी, हाइड्रोजन को। किसको करेंगी, हाइड्रोजन को रिटेन करेंगी। लेकिन आपका वो एल्डोस्टेरोन भी तो पड़ा हुआ है, आपने याद रखना है। पहले एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, बीपी को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो किडनी होगी वो रिटेन करेगी, किसको रिटेन करेगी, हाइड्रोजन को रिटेन करेगी। जब किडनी हाइड्रोजन को रिटेन करेगी तो उसकी जो पीएच होगी वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आएगी। पीएच क्या होगी, दोबारा नॉर्मल की तरफ आएगी। इसके अलावा
जो किडनी होगी वो क्या करेगी, किडनी कहेगी कि यार जो बाइकार्बोनेट्स है ना इनको मैं गटर में फेंक देती हूँ ताकि जो अल्कलोसिस है वो सही हो जाए। तो जब बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन होती है, तो हमने रीनल सिस्टम में पढ़ा था कि जब बाइकार्बोनेट हम एक्सक्रीट करते हैं तो जो क्या होता है, इसके साथ पोटाशियम भी, हम पोटाशियम का ये को ट्रांसपोर्टर होता है, तो पोटाशियम भी एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, पोटाशियम एक्सक्रीट हो रहा है। तो अगर आपको मतलब ये सारी चीजें नहीं समझ आई, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये सारी एक्स्ट्रा बातें हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो आपका जब पेशेंट बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करता है तो उसको हाइपोक्लीमिया हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, हाइपोक्लीमिया हो जाता है, और मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब आप कहते हैं कि यार जब हम इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये जो मरीज होगा जब हम इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या नजर आएगा, अल्ट्रासाउंड हमें क्या नजर आएगा, थिकंड, एंड मतलब कि जो उसका पाइलोरस होगा वो एक तो मोटा हुआ होगा, थिकंड होगा, एंड वो क्या होगा, लेंथनड होगा। एक तो उसकी लेंथ में इजाफा हुआ होगा और उसकी थिकनेस में भी क्या हुआ होगा, इजाफा हुआ होगा। तो थिकंड एंड लेंथनड पाइलोरस, थिकेंड एंड लेंथेंड पाइलोरस हमें मिलेगा। और आप कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसमें हम करते हैं पाइलोरो। पाइलोरो का मतलब क्या है, पाइलोरस, पाइलोरो मायो, मायो का मतलब होता है मसल, एंड टोमी का मतलब होता है काट देना। पाइलोरो का मतलब है पाइलोरस, मायो का मतलब होता है मसल, एंड टोमी का मतलब होता है कट कट कर देना। तो इसका जो पाइलोरस होगा उसको हम सर्जिकली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इट इज सर्जिकल इंसिजन ऑफ पाइलोरस मसल, पाइलोरिक मसल्स हम कट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पाइलोरिक के मसल्स को हम कम कर देंगे, जो उसकी हाइपरट्रॉफी है उसको हम ठीक कर देंगे, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गई सीधी सी बात। अब मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि आगे हम पैंक्रियाज वाला पढ़ लें या आज अभी पहला दिन है तो इतना ही बहुत है, जल्दी बताएं। चलें जी, सारे कह रहे हैं कल। ओके,